एकदम ज़माना आजकल सोशल मीडिया का है, सारा ज्ञान वहीं पे उड़ेल दो। और जब वहाँ पे ज्ञान की कमी पड़ जाती है तो आदमी ना से नॉस्टैल्जिया में घुसता है, पुरानी पुरानी चीज़ें खोज के लाता है। आज हम दो नए और एक बहुत पुराने आदमी से बात करने वाले हैं, तो हमको नॉस्टैल्जिया याद आ गया। जब हम छोटे थे और ये पुराना आदमी जवानी की तरफ बढ़ रहा था, तब ये गाना आया था उस टाइम के इकलौते चैनल पे, दूरदर्शन पे, और उसमें प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे, इस तरह की बातें आती थी। फिर वो वाले गाने भी आते थे, एक चिड़िया अनेक चिड़ियाँ दाना चुगने आई थी। तो अभी एक पिक्चर आ रही है 27 तारीख को, अनेक नाम है, ज़रूरी फिल्म है। काहे से इसके जो डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, उनका रेनेसा हो गया है, उनका पुनर्जागरण हो गया है, और नए अवतार में वो थोड़ी धांसू और ज़रूरी फिल्में बना रहे हैं। और वो वाली फिल्में भी नहीं बना रहे हैं जिसको देख के बहुत समझने में मेहनत करे। अनुभव कहते हैं मैं ऐसी पिक्चर बनाता हूँ कि जो फ्रंट रो में बैठा है, बैक रो में बैठा है, एक लेयर समझनी, सब लेयर समझनी, समझ ले। इतना सब कहने के लिए अनुभव ने हमको इस शूट के पहले 2 कॉफ़ी पिलाई थी। वो पैसा भाई साहब पेमेंट मैंने दे दिया, पेमेंट किया, सेटल हो गया है। ये अनुभव सिन्हा है, बहुत बढ़िया आदमी है, बनारसी भी हैं और अलीगढ़िया भी हैं, वहाँ पढ़े हुए हैं और दिल्ली में भी रहे हैं। नौकरी करने आए थे इंजीनियरिंग की, पर कुसंगति में पड़ गए मंडी हाउस वालों की, तो थिएटर विएटर करने लगे। और फिर वो क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, बग ने काट लिया तो बम्बई चले गए। हाँ, तो इनसे बातें करेंगे। ये आयुष्मान खुराना है, बहुत बढ़िया आदमी, हमने चंडीगढ़ में नौकरी की, इनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी। मतलब एक लोकल लेजेंड होता है ना, जैसे वो रंग दे बसंती का डीजे था, एकदम वहाँ से शुरू होता है कि तुमको पता है आयुष्मान यहीं पे चाय पी के कुल्हड़ फेंकता था। एकदम वहाँ से कहानियाँ शुरू होती हैं, है ना। इनका पहला थिएटर ग्रुप, फिर उसमें लड़कियाँ नहीं थी, ताहिरा को लेके आना था, तो दूसरा थिएटर ग्रुप, दोस्तों का गैंग, इनकी कविताएं, अमरूद का पेड़, बहुत सारी कहानियाँ हैं, सब कैमरे के लिए नहीं है। ये इस फिल्म में लीड रोल में है, पुरुषों वाले लीड रोल में है। जो महिलाओं वाला लीड रोल है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ये हमको बीच बीच में अंग्रेज़ी बोलनी पड़ेगी क्योंकि जो इस फिल्म की हीरोइन है, अब हीरोइन नहीं बोला जाता ना, क्या बोला जाता है? डिपेंड करता है कौन सी फिल्म है। अच्छा, आपके यहाँ पे क्या इकोसिस्टम चलता है? ऐसे हीरो हीरोइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्ट्रेस भी नहीं बोला जाता एक्चुअली, एक्टर, तो एक्टर ज्यादा इवॉल्व लोग फीमेल लीड ऐसे बोल सकते हैं। लीड बोल दीजिए, लीड प्रोटैगनिस्ट ही बोलिए। हाँ, तो इनका नाम एंड्रिया है, मूलतः नागालैंड की रहने वाली हैं, कोहिमा की, और मुंबई में रहती हैं। खूब सारी मॉडलिंग की है और अब इनका फिल्मों में डेब्यू हो रहा है। तो बीच बीच में हो सकता है कि बातचीत हिंदी से अंग्रेज़ी में स्विच हो। उसकी वजह यह है कि हमको नागालैंड की भाषा नहीं आती है, इनको थोड़ी थोड़ी आती है, समझ आती है, इनको भरपूर आती है, पर इनको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है। तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि अनेक का स्वर यही है कि कैसे कोएग्जिस्ट किया जाए और कैसे प्लूरैलिटी को, बहुवचन को, बहुलतावाद को सेलिब्रेट किया जाए, जो कि हम भूल गए। हमको लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहवा और रसम का भेद खत्म हो जाए और सब एक ही इंटेंसिटी की कॉफ़ी मिले तो ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। कैसे आया ख्याल? कहीं हमारी रिसर्च टीम ने पढ़ा कि आप वज़न घटाने के लिए वो क्या हवा में ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते हो ना? इतना विस्तार में मैंने कभी कोई इंट्रोडक्शन अब तक सुबह से इंटरव्यूज दे रहे नहीं सुने, बहुत ही खूबसूरत है सीरियसली। अच्छा, हमको लगा भाई मौज ले रहा है कि तुमने टाइम खुद ही वेस्ट कर दिया है। थोड़ा भोकाल बताना पड़ता है ना कि एकदम कितने जावड़ लोग बैठे हैं। उफ, अद्भुत। क्या है वो ताइची वाला? ताइची बोलते हैं? ताइची क्या होता है इसमें? ताऊ जी की वाइफ ताई जी। हमको ऐसा लगता था कि ये वाले जोक्स पे सिर्फ अपार शक्ति का कॉपीराइट ऐसे घनघोर मारता है एक पे एक, पर अभी हमको समझ में आ रहा है इंस्पिरेशन वो खानदान में यही चल रहा है सर। तो ताइची मतलब ची माने एनर्जी होता है शायद चाइनीज में। हाँ, ताई माने वहाँ क्या पता नहीं। बहरहाल वो एक मेडिटेटिव मार्शल आर्ट फॉर्म है जो सीखने की कोशिश की जा रही थी, थोड़ी बहुत सीखी भी। तो मेरे जो गुरुजी थे वो नागालैंड से थे, दीपक। हाँ, दीपक दास। तो उनसे बातें होती थी अक्सर, नागालैंड क्या, मैं इंट्रीग्ड भी रहता था। तो मेरा ख्याल है वहीं कुछ ऐसा उसका जर्म पढ़ना शुरू हुआ होगा। बात जो फिल्म की कहानी है वो बड़ी, अगर बड़े लेवल पे देखोगे, लार्जर थोड़े से एरियल व्यू पे देखोगे, तो बहुत नागालैंड स्पेसिफिक या नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी और प्रदेश की कहानी भी हो सकती है। पर मैंने उसको सेट किया वहाँ पे क्योंकि ये एक वो क्षेत्र है हिंदुस्तान का जिसके बारे में बातचीत नहीं होती,
कभी जानकारी के अभाव में और कभी बस यूं ही कि हम जितना तय करेंगे उतना हिंदुस्तान है। तो मैंने कहा इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड्रिया, अनुभव ने जब आपको पहला ड्राफ्ट सुनाया, पिच सुनाई, तो क्या ब्रीफ क्या था? आप पहुंचे कैसे इन तक? वो बड़ा बहुत पेडेस्ट्रियन मेथड है। मैं गूगल पे देखा, मैंने कहा नागालैंड की, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां कैसी दिखती हैं, तो मैंने लिखा ब्यूटी पेजेंट नागालैंड, लिख दिया मैंने ऐसे ही। तो उसमें बहुत सारी फ़ोटो आई, उसमें एक इसकी फ़ोटो थी ब्लैक एंड वाइट, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मुझे पता भी नहीं था कौन क्या, तो फिर मैंने उसको मुकेश छाबड़ा को भेजा, और मुकेश, बीग मुकेश, ये एक भाई साहब हैं, कास्टिंग करते हैं, मतलब हीरो हीरोइन और सब बाकी लोग कौन होंगे, मतलब हीरो हीरोइन तो कई बार प्रोड्यूसर ही तय कर लेते होंगे, डायरेक्टर आपस में मिलकर, बाकी लोग। कई बार मुकेश उसमें भी होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो मुकेश ने फिर वो 15 मिनट में इनका कुछ एजेंट का नाम और इनका नाम ये वो सब मेरे पास भेज दिया। तो मैंने कहा मिलते हैं, फिर मिले इनसे। तो ऐसा आगे की कहानी एंड्रिया की ज़बानी, नाउ यू हैव टू टेल। हाँ, तो वहाँ से उसको मिला सर और सागर को, वो प्रोड्यूसर है अनेक का, और उसने बोला कि क्या बिल्कुल वो, सही बोल रही, बोलती रहो। अब किसी और बहुत सही वजह बात से। है। हाँ, उसने बोला कि फीमेल लीड का रोल के लिए हाँ मुझे कास्ट करनी चाहिए, और उस इतना डिटेल्स नहीं मिला मैं उस दिन, लेकिन उसने बोला कि वो बॉक्सर का रोल है। हाँ, तो हाँ सिर्फ वही था मेरी इन्फॉर्मेशन। तो इसके बाद हाँ आफ्टर आई थिंक अ फ्यू वीक्स हाँ ऑफ लाइक थोड़ा लाइक रूमिनेशन ऑन द आइडिया, मेरा बॉक्सिंग ट्रेनिंग ऐसा ये सब स्टार्ट हुआ। और इसके बाद मतलब स्टार्ट होने के पहले तो आपको कंफर्म हो गया था कि आप हाँ, अनुभव सिन्हा की बिल्कुल, अगली बिल्कुल, फिल्म हाँ, में बिल्कुल, लीड है। हाँ, तो इसके बाद एकदम मजा सा आ गया होगा एकदम, ये तो बहुत बड़ी सी न्यूज़ होगी, नहीं ऐसे सोचा था? लेकिन मैं यू नो दिस वाज बैक इन 2019, तो मैं क्या वो बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा इतना फेमिलियर नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था क्या ये द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ना इतना लाइक क्या हिट नहीं हुआ बेसिकली। तो हाँ कि क्या क्या होता है ना, हाँ, कॉस्ट्यूम के अलग राउंड चल रहे हैं, लुक के अलग राउंड चल रहे हैं, ऐसा? नहीं वो नहीं, लेकिन वो लाइक व्हाट इट टेक्स बेसिकली टू बी एन एक्टर इन दैट सेंस, लाइक बिकॉज मैं ये मेरा पहले एक्टिंग गिग है, पहली बार कर basically, रही हैं हाँ, तो मॉडलिंग की है, एक्टिंग हाँ, पहली बार हाँ, की। ये जो भाई साहब बैठे हैं, इनकी कोई फिल्म देखी थी आपने पहले? सही सही बोलना है एकदम, पिंकी प्रॉमिस करके। रोल मिलने से पहले तो नहीं दिखा, लेकिन मिलने से आपको वो अब ऑब्वियसली एक तो के पॉप बनाना पड़ेगा और के ड्रामा में काम करना पड़ेगा। बड़ी ऑडियंस मिस हो रही है भाई Of साहब। course, Korean series and everything, K-pop is very. इनको बहुत पसंद है। I know. हाँ तो फिर रोल मिलने के बाद हाँ रोल मिलने के बाद आर्टिकल 15 ऑफ कोर्स व्हिच आई लव्ड, और अंधाधुन, हाँ, और मेरा लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन आई एम गोइंग टू वॉच एवरीथिंग फॉर श्योर। उससे पहले उन्होंने सिर्फ कल हो ना हो देखी थी हाँ हिंदी फिल्मों में। लेकिन इतना अच्छा है ना कल होना हो, इसलिए। हाँ, क्या था ब्रीफ? आर्टिकल 15 शूट करते समय आई थिंक उनका एंट्रेड सॉन्ग जब शूट कर रहे थे तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बातचीत करते थे, तो उनमें से ये सब्जेक्ट एक उठ कर आया था, तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो इन्होंने आई थिंक कुछ महीनों बाद मुझे ड्राफ्ट भेजा, लंदन में थे ये, और मैंने 2 घंटे में ड्राफ्ट पढ़ के एकदम फ़ोन कर दिया। आई वाज सो एक्साइटेड कि मतलब इस टेक्सचर की फिल्म कभी हिंदी सिनेमा में नहीं बनी थी, और इतना मैं वो हो गया था कि मुझे लगा कि ये शायद आर्टिकल 15 का वर्जन 2.0 है, उसको ऊपर लेके जा रहा है ये वाली फिल्म, ये वाला सब्जेक्ट। उसमें कास्ट को एड्रेस किया और दोनों इसमें सबको, हाँ, उसमें कास्ट को एड्रेस किया और इसके अंदर रेसिज्म को। हाँ बात तो डिस्क्रिमिनेशन की ही थी दोनों फिल्मों में। तो एक्सपेक्टेशन करेक्ट है लोगों की अगर वो बोलते हैं कि आर्टिकल 15 के बाद हमारी कोलैबोरेशन जो सेकंड है, इट्स द सेम जोन बट इट्स अ वर्जन 2.0। या भाई साहब एक बात बताओ, ऐसे बहुत सारे लोग बम्बई पहुंचे, जी, ऐसे मुकदमा तो नहीं हो जाता ना फ्लो में, मुंबई को बम्बई बोल दें तो? नहीं, अभी तक तो नहीं होता। ये कह रहे हैं इनके दोस्त हैं सब वहाँ पे, ये क्या मंत्र क्या है? मतलब बाकी सब लोग एक तरफ और आयुष्मान खुराना जो फिल्में सेलेक्ट करते हैं, मतलब वो खुद चल के आ जाती हैं सारी चैलेंजिंग स्क्रिप्ट,
या आपका रडार सही काम करता है? थोड़ा मैकेनिज्म बता दीजिए हमको। सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा गया कहीं जब बीच में दोनों का मिलन हो जाता है। मतलब अगर मैं बांद्रा से आ रहा हूँ और स्क्रिप्ट अंधेरी से आ रही तो हम जुहू सर्कल में कहीं मिल जाते हैं। ये मुंबई के मोहल्लों के रेफरेंस जी हैं। जी जी, बहुत ही लोकल कनेक्ट है इसका मुंबई के साथ। सो ये एक इट्स अ वेरी हैप्पी कोलैबोरेशन। बीच में कहीं हम मिलते हैं तो हो जाता है। मैं भी लुकआउट पे होता हूँ अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को ढूंढने के, और वो आ भी जाते हैं मेरे पास। लेकिन उसमें एक अलग कुछ जो मुझे अलग जिसने देखा है वो अनुभव सर ही है। क्योंकि आर्टिकल 15 से पहले किसी ने मुझे पुलिस वाले के रूप में नहीं देखा था, और अनेक से पहले है ये भी पुलिस वाला, लेकिन इसका एक अलग रूप है। ये ज़्यादा इन कंट्रोल है, ज़्यादा कंपोज है, ठहराव इसमें ज़्यादा है, सिचुएशन के कंट्रोल में है। फ़र्क है आर्टिकल में वो शायद ज़्यादा वल्नरेबल था, नया नया आया था उस सिचुएशन में, समझने की कोशिश कर रहा था। इसमें वो लोगों के साथ है, उनके बीच में है। सो ये फ़र्क ये सर ने लेकर आए हैं इस फिल्म के ज़रिए। पर ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आते रहने चाहिए और एक अलग जोन बनता रहना चाहिए। नहीं, आप ये जब बोल रहे थे ना आयुष्मान, तो दरअसल चूँकि हम ऐसे पेशे में हैं कि वी हैव टू इंटरेक्ट विद लॉट्स ऑफ IPS ऑफिसर्स जो अलग अलग लेवल पे हैं। वो एक्चुअली में बहुत ही जैसे होते हैं पुलिस वाले, मतलब एक पुलिस वाले वो होते हैं जो रोहित शेट्टी यूनिवर्स में दिखाए जाते हैं, उसका भी अपना महत्व है ना, क्योंकि जनता देखती है भाई, ये तो कहना पड़ेगा। पर ये ऐसे ही होते हैं IPS। तब उनकी बड़ी परेशानी होती है यार, यहाँ पोस्टिंग हो गई, वहाँ नहीं हुई, करना है नहीं करना है। सेंट स्टीफन से पढ़े हैं, बढ़िया डिंचाक गाना भी सुना है, लेकिन अभी पोस्टिंग आ गई बेतिया, बक्सर, बलिया तो वो जलवा भी चाहिए, पर डील भी करना अभी है चौकी इंचार्ज फुलेरा से है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अनुभव जब फिल्म बनाते हैं, चूँकि आप उसके राइटिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू कितनी चीज़ें होती हैं सेट पे, इम्प्रोवाइजेशन कितना होता है कि एंड्रिया ने कोई चीज़ गलत बोल दी पर आपको लग रहा है कि वही सुर मैच कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। अपन बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिनेमा के इंटरव्यू करना नहीं आता है, सॉरी। अरे I don't recall an incident like that. ऐसा तो नहीं हुआ शायद। Did not add Not with me. anything on- जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि अनुभव सर की फिल्मों में इम्प्रोवाइजेशन का जो एक दायरा है वो कम होता है। वो इसलिए क्योंकि वो रिसर्च पर बेस्ड है, फैक्ट पर बेस्ड है। ये मेरी बाकी सोशल कॉमेडीज की तरह नहीं जहाँ पर मैं कुछ बोल दिया ऐसे। बाय द वे, ये कोशिश की थी मैंने आर्टिकल 15 के टाइम पे, मुझे वापस वैन में भेज दिया गया था, तो मुझे बिठाया गया कि तुम मत बोलो, ये जो लिखा है वो कर लो। तुमने कहा था ऐसा, तुम ही ने लिखा था और फिर तुम ही ने कहा था कि नहीं एक्चुअली मैंने खुद ही इम्प्रोवाइज करके कुछ लिखा। बाद में आए मेरे पास, इन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, इन्होंने खुद ही काट दिया। इनकी शक्ल देख के समझ गया था कि कुछ गलत चल रहा है। नहीं नहीं, उसको बोलते में खुद लगा कि कुछ रॉन्ग हो रहा है, हाँ, या तो उसने बोला नहीं नहीं मैं वही करता हूँ। मैं कहा करो। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का इतना नहीं होता हुआ दायरा, क्योंकि आप एक गहन बात कर रहे हैं। और हमेशा मैंने दोनों दफ़ा ऐसी फिल्मों में इनके काम किया है जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से परे है। आप इम्प्रोवाइजेशन तब करते हैं जब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के करीब हाँ, रिलेट कर रहे हैं तो कुछ जोड़ दिया, ऐसा भी तो होता दोनों मेरे बिल्कुल ही रिलेटेबल नहीं था। तो जो स्क्रिप्ट में लिखा वो काफ़ी था। है। एंड्रिया, व्हाट अबाउट यू? व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट, यू कम फ्रॉम दैट रीजन, किस तरह से इमोशंस आपके रेजोनेट हो रहे थे या एक्सपीरियंस रेजोनेट हो रहे थे? Of course, people that look like me, when they come to the cities, ऐसा racism or not maybe name calling ऐसा भी नहीं है, लेकिन there are different layers basically. It's not always calling someone chinky or Chinese, or sometimes बहुत वो dismissive, or like how you treat someone, not that blatantly. Can you share any anecdote, any incident? I've been fortunate enough to not have faced it that badly, I would say, because when I first moved to Mumbai, वो रास्ते में छोटे छोटे बच्चा होते हैं ना, वो मुझे देखने से क्या वो लाइक देखकर क्या वो चाइनीज़ और that time pandemic had also started, तो उसका नेम्स भी बहुत यूज़ करता है। लेकिन ये तो लाइक छोटा बच्चा है, तो you can't like fight or you can't educate them basically. So I think that's why a film like this is important, because it's accessible to the general masses that I personally can't go and educate, so it's accessible to them. And I think ये नॉर्थ ईस्टर्न लोग को बहुत relatable होगा,
बहुत रेजोनेट होगा, क्योंकि हम सब व्हेन वी मूव फ्रॉम आवर होम स्टेट एंड वी मूव टू लाइक मेट्रो सिटीज़ और बेसिकली एनी अदर रीजन इन इंडिया, हम सब ये फेस करते हैं इन वेरिंग डिग्रीज ऑफ कोर्स, बट हाँ। बिल्कुल स्क्रिप्ट लॉक, उसके बाद कट टू कट वैसी चलती है? हाँ, मैं स्क्रिप्ट को लेके एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, कोई 18-20 ड्राफ्ट लिखता हूँ। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग क्लोज्ड होता है, पर मैं सेट पे कुछ ड्रामेटिक बड़ा चेंज करने से बहुत डरता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वो ताश का महल होता है वो स्क्रिप्ट, तो आपने कुछ यहाँ बदला, उसके रिपरकशन होंगे, डिरेल हो सकती है। हाँ, तो कोई दूसरी चीज़ शायद डिरेल हो। तो अगर ऐसे दिमाग में एक्टर के या मेरे या किसी और के ये ख्याल आया कि यार ये इस सीन में ये बात एकदम अलग कर दे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 10 मिनट दो, फिर मुझे सोचना पड़ता है पूरी स्क्रिप्ट के बारे में कि इससे और क्या क्या होगा। जैसे एक वो हमने एक सीन है फिल्म में, मतलब उसको कई ढंग से पढ़ा जा सकता है कि गोली चलती है, एक किताब पे लगती है गोली, है ना? किताब है द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू गांधी। तो ये कॉन्शियसली था कि मुझे, कि जो कई लोग कहते हैं कि हिंसा का रास्ता है, गोली का रास्ता है, और फिर एक गांधी का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, समझने का रास्ता है। सो वाज इट अ कॉन्शियस चॉइस, या एक कोई किताब रखी थी या एक ऑब्जेक्ट अड़ाना था? तो नहीं, वो तो वो एक सीन है जिसमें किसी पे ऊपर गोली चलती है और वो गोली मिस हो जाती है। तो अब अगर ये दिखाना है कि गोली मिस हुई तो किसी और चीज़ पे लगनी पड़ेगी। तो वो आमतौर पे अपन फिल्मों में लैम्प पे मार देते हैं, बोतल पे मार देते हैं, या बिल्ला नंबर 786 पे लग या जाती बिल्ला है। नंबर 786 पे मार देते हैं, पर वो मिस नहीं हुई थी, वो तो लगी थी एक्चुअली। हाँ। 786 का ढाल बना था। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था कि लैंप क्यों तोड़ूं या बल्ब क्यों तोड़ूं, तो किस पे लगे गोली। और फिर अचानक हम लोग शिलोंग से कुछ 1-1.25 घंटा दूर एक गांव में थे, अचानक मुझे लगा कि गांधी की तस्वीर पे गोली लगनी चाहिए। तो मैंने फ़ोन किया, तो प्रोडक्शन वाला बोला मुझे कि किताब चाहिए जो जिसके ऊपर गांधी का चेहरा हो। अब वो अचानक मतलब शहर 1-1.25 घंटे दूर और शूट कर कहाँ? रहे थे। शिलोंग के पास शूट कर रहे थे? हाँ। फिर वो फॉर्चुनेटली वो एक किताब मिल गई, वो ले आए और हमने गांधी की दोबारा हत्या कर दी। क्या बात, क्या बात। बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म ऑफ कोर्स ये जो सर ने किया है इसके अंदर, मतलब वो ट्रेलर में भी काफ़ी बातचीत हुई इसके बारे में। आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। जब शूट भी सर ने बोला था ऐसा कर रहा हूँ मैं, एंड ही वाज एक्साइटेड आल्सो दैट टाइम कि मैं ये कर रहा हूँ, एंड वो आ रहा था कि ये ट्रेलर में यूज़ होगा, इनकी तरफ से ही आ रहा था वो। अच्छा, एक बात बताओ गुरु, वैसे तो ये रस्मी होता ही है, और रस्मी भी ना हो शायद वो जेन्युइनली आता हो, कि ऐसे ना फिल्म के इंटरव्यू होते हैं, सब लोग एक दूसरे को बहुत तारीफ़ करते हैं जी। और वो सवाल भी पूछा था कैसा महसूस कर रहे हैं इनके साथ काम करके, मैंने नहीं पूछा है। पर जैसे आपने अनुभव के साथ 2 फिल्में कर ली हैं जी, एक एक्टर के तौर पे आपके अंदर क्या जुड़ा इस आदमी के साथ काम करके? ऐसे बोलते हैं ना, आदमी नहीं, व्यक्ति रूपेण संस्था, इंस्टीट्यूशन है। कुछ सीखा इनसे जो फिल्म के बाद भी आपके साथ जाता हो? बिल्कुल सीखा है। क्या? एक तो मुल्क के बाद जो इनका एक नया रूप सामने आया लोगों के सामने, मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़, अनेक, भीड़, आने वाली और फिल्में जी, फराज। हाँ, आप अभी नाम मत बताइए। मुझे नहीं पता, उसको उनका रिसर्च चाहिए। अच्छा, रिसर्च है, फराज भी आ गया बार। हाँ, अच्छा, ओके। तो बहुत गहन रिसर्च है आपका। तो ये इसमें मैं इनको हमेशा बोलता हूँ, इनका वर्जन 2.2 है। मतलब इन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी, आई हैव रिजन फ्रॉम द एशेस। हमारी बातचीत हुई थी पिछले एक हफ्ते में, कुछ डिबेट कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर। थोड़ा विस्तार से बताओ गुरु। कहते हैं, ऐसे I've risen इन्हीं from the डिटेल ashes। से तो मैं नहीं कर मतलब सकते। खाक से उठा हूँ, क्योंकि इन्होंने हर तरह की फिल्में बनाई है, डाउनफॉल देखा है, उसके बाद 50 की उम्र के बाद अगर आपका रिसर्जेंस होता है जहाँ पर लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हो गया गुरु हमारा, वहाँ पे अगर नया वर्जन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जज्बा कितना कमाल का है। एक चाइल्ड लाइट क्वालिटी, जो एक बचपना जो होता है एक आर्टिस्ट का, सीखने का, कुछ करने का, वो इनसे मैंने सीखा है। ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, कोई तारीफ कर रहा है या नहीं? हम तो कूल हो गए। नहीं, हम तो हैं तारीफ के लायक। ये एक अलग इनका ट्रिप है। हाँ, हम सबसे ज्यादा यही वाला रूप देखते हैं। यही रूप अपने क्लोज वालों को दिखाए थे, कैमरा के सामने कैसे बोल पाते हैं, मैं तो आज तक नहीं बोल पाया अपने लिए ऐसे। अच्छा, आप, हमारी बात भी हो रही थी, आप अनेक के प्रमोशन में मुझे दिखे नहीं कहीं। एंड्रिया और आयुष्मान खूब दिखे,
आयुष्मान कर रहा है प्रमोट, तभी मैं क्या करूंगा वहां पे भी खड़ा होके? आई विल ओनली मेक इट बोरिंग, नो? कपिल शर्मा के शो पे जाने में मजा आता है तो वहां चला गया, तुमसे बात करने में मजा आता है तो आ गया। क्या ऐसी तारीफ पे ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना होता है? नहीं, उसको कैजुअली लेना था कि ऑब्वियस अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं तो हुई तारीफ के लायक। एंड्रिया, क्या सीखा है? कुछ सीखा है इनसे? क्या नहीं सीखा? हाँ, वो तो कंपलसरी वाली तारीफ नहीं, जो जेन्युइनली सीखा हो। इन्होंने बेक करके कुछ खिलाया तुम्हें? Sorry, ही इज अ वेरी गुड बेकर। baker. Are you? नो, Okay. ही इज लाइंग। No idea. आयु सी, हमें नहीं खिलाया आज तक। I think गोश्त भी बहुत अच्छा बनाते हैं और कविताएं भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। गोश्त तो पता है अच्छा बनाते हैं, कविताएं भी मुझे पता है अच्छा बनाते हैं। please. जो अपने शौक की चीजें वो तो क्या ही है उन्होंने टेस्ट। क्या सीखा? um Was he cruel on set? He was. No, he was great. He was great. I loved working with him. I think the most important thing for me was to be debuting in a film that these issues are very close to my heart because I've experienced it firsthand. Or you know, it's a big step. ऐसा कभी भी नहीं हुआ इंडस्ट्री में, और I hope you know this is something that will open doors for the future, basically for people that look different, not just maybe for the Northeast but और अलग अलग minor community से इंडिया इतना diverse है, तो इसलिए तो to you know the issues that I hold close to my heart, he holds it equally as close. So yeah, it means a lot, and yeah, I hope you know I hope that people resonate with it the same way we do. ये कोहिमा में रिलीज हो रही, नागालैंड में रिलीज हो रही है फिल्म? हाँ मतलब नॉर्थ में थिएटर है नहीं है नागालैंड में। दीमापुर में रिलीज हो रही है फिल्म ये? हाँ हो ऐसे आपकी वहाँ होर्डिंग लगी बड़ी सी? अब पता नहीं, लेकिन ऐसे वो रिलेटिव नहीं बताते हैं ये हमारी भतीजी होर्डिंग है? नहीं देखा, लेकिन वो टिकट्स शायद अभी खुला हुआ, हाँ, डे आफ्टर के लिए, तो बहुत एक्साइटेड है। आई एम श्योर फुली बुकड आउट हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी फिल्म रिलीज होने वाली है 1-2 दिन में, तो क्या ऐसी धक किस टाइप की होती है? मतलब वो तो क्या हर क्या फिल्म क्या से जैसे पहले नहीं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है? बोर्ड एग्जाम से पहले रिजल्ट आने वाला होता है ना, हाँ, वैसी फीलिंग आती है। पर ये फिल्म क्रेडिबल तो है। अब कितने दूर तक पहुंचती है ये देखते हैं आजकल के सिनेरियो में, बट ये ख़ास फिल्म है, इम्पॉर्टेंट फिल्म है और दिल से बनाई गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए। इंक्लूसिविटी की बात की है जैसे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ना अनुभव सिन्हा 4 बार से स्कूलों के लिए फिल्म बना रहे हैं। यू वर टॉकिंग अबाउट दोज किड्स ना, वी कैन नॉट लीव देम अनअटेंडेड। खेला वहीं से बिगड़ रहा है ना, कि बड़े होके सीख जाएंगे, समझ जाएंगे डाइवर्सिटी को। नवोदय विद्यालयों में बड़ा अच्छा चलन है। जैसे फ़र्ज़ करिए कि आप नवा शहर के नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आपको 1 साल कंपलसरी किसी नॉन हिंदी रीजन, नॉन पंजाबी रीजन के स्कूल में जाके रहना और पढ़ना पड़ेगा नवोदय में। सो यू गेट टू सिलेक्ट कि आप महाराष्ट्र के नवोदय में 1 साल पढ़ो या तमिलनाडु के पढ़ो। तो बहुत सिंपल है कि अगर अनुभव सिन्हा बीटेक के दिनों में मान लीजिए दीमापुर में रहे 1 साल, वो अनुभव सिन्हा जब दिल्ली या मुंबई आएंगे तो नागालैंड की या मणिपुर की लड़की या लड़के को देख के कोई वैसा रिमार्क नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपोजर भी है, रिलेटिविटी भी है। या तो एक तो आप ये काम बढ़िया कर रहे हैं, स्कूलों के लिए फिल्म बना रहे हैं, सारी फिल्में स्कूलों के लिए हैं। अनेक लिखते टाइम चैलेंज किया था, क्योंकि मैं एक और प्रोग्रेशन देख रहा हूँ मुल्क में, वो क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, यू हैड टू ट्रीट वेरी केयरफुली। राइटिंग के वक्त ऐसा कुछ रहा कि अच्छा यार ये लाइन नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये सेंसर में अटक जाएगी, ये ओवर द टॉप हो जाएगी, ये बहुत इन योर फेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, वैसा कुछ? हमारे एक जानने वाले थे, वो एक मुहावरा ऐसे मुझसे, उनका जुमला था, वो बोलते थे कि अरे तुमसे होगी तो खुदा से होगी। इसका कोई माने नहीं है। इसका क्या माने कि तुमसे होगी तो खुदा से होगी, पर उसमें एक बात थी, एक एटीट्यूड था कि देख लेंगे। तो लिखते समय मैं इस जुमले पे रहता हूँ कि तुमसे होगी तो खुदा से होगी। तो नहीं सोचता। कहीं सेंसर पे अटकी बात? नहीं, एक सीन अटका था ना बाप वाला सीन। अरे वो तो एक अननेसेसरी गाली थी। अच्छा, सिर्फ गाली? मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए मुझे नहीं, वो तो उसके पीछे लिखा होता है ना, सेंसर सर्टिफिकेट के पीछे लिखा होता है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंज किया गया। तो सेंसर सर्टिफिकेट हर एग्जिबिटर के पास जाता है, उसके बिना वो फिल्म चला नहीं सकते। तो जिस दिन वो गया उस दिन ऐसी एक बातचीत शुरू हुई कि अरे सेंसर ने परेशानी,
एक्चुअली मुल्क, आर्टिकल, थप्पड़, अनेक, ये चारों फिल्मों में मतलब सेंसर बोर्ड ने जितनी परिपक्वता से इन फिल्मों को देखा, और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको लिखते समय लग सकती हैं कि क्या ये कभी सेंसर बोर्ड से पास होंगी। एक्चुअली सर्टिफिकेशन बोर्ड, सेंसर बोर्ड हमको बोलना बंद कर देना चाहिए। सर्टिफिकेशन बोर्ड से पास होंगी, पर वो हुई चारों फिल्में। और मैं बता रहा हूँ ना, वो एक छोटी सी एक गाली थी, वो उसका कहानी से कोई लेना देना नहीं था। वो दो ऐसे लोग थे जो गाली दे सकते थे, मैंने लिख दिया होगा, उन्होंने बोल दी। हमने इतनी देखी फिल्म, उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में कभी खटका नहीं कि ये अननेसेसरी गाली है। तो उन्होंने भी कहा कि आप इससे आपकी कहानी को नुकसान नहीं पहुंच रहा ना। तो मैंने कहा फ़ौरन, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैं बदल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम 4 लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आते हैं। मैं अनेक की जो फ़िलॉसफ़ी है, जो चीज़ वो बोलना चाहती है, उस पे थोड़ा आप लोगों के एक्सपीरियंस समझना चाहता हूँ। वाइल शूटिंग द फिल्म, आपने कैसे डिस्कवर किया उस अनेक को, उस प्लूरैलिटी को? क्योंकि ऐसे तो हमें पता है ना कि ऐसे बहुत बड़ा ज़रूरी डायलॉग भी है कि नक्शे पे लोग नहीं बता पाएंगे सूबों के नाम, है ना। वो हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। वो 7 सिस्टर्स में पहले सिक्किम को गिन देंगे, फिर वो असम ऊपर अरुणाचल, नीचे त्रिपुरा तक आते आते गड़बड़ा जाता है। तो आप लगातार, मेरी सहयोगी जीशा बता रही थी, आप इंस्टा पे पोस्ट भी कर रहे थे लगातार वहाँ के बारे में चीज़ें। हाउ डिड यू एक्सप्लोर दैट, एक अनेक का सुर जो है फिल्म का, और जब आप उस रीजन में गए, शूट किया, आई एम श्योर अपने किरदार के लिए भी आपने बहुत इंटरेक्शन किया होगा। या आपने बिल्कुल सही बोला मैप के बारे में, और ये काफ़ी अच्छा सीन भी सर ने लिखा है कि हम जब बचपन में ज्योग्राफी क्लासेस में होते थे, हम हमेशा नॉर्थ ईस्ट में जाकर अटक जाते थे कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं कहाँ कौन सा स्टेट कहाँ पर है। बाकी सब स्टेट्स हम मार्क कर लेते थे बड़े अच्छे से। सोशल साइंस में मैं बहुत अच्छा था बचपन से, पर फिर भी कन्फ्यूजन होती थी उसमें। लेकिन जो रेवोल्यूशन, जो वहाँ से निकल कर बाहर आई चीज़, वो ये थी, हम एक बार एक सीन शूट कर रहे थे और मुझे उसमें इंसर्जेंस से भागते भागते छुपना था किसी घर के अंदर। लोकल प्रोड्यूसर, जो लोकल लाइन प्रोड्यूसर, हाँ, उसने परमिशन के लिए गया तो एक आदमी बाहर आया, तो कहते हैं हमने अंदर इनको आयुष्मान को भेजना है 30 सेकंड के लिए, फिर बाहर आ जाएंगे। कहते रुको, घर की औरत को लेके आया, कितने से बात कीजिए। ये नारी प्रधान जो इतना बड़ा, मतलब मेरे को सरप्राइज मिला ना कि पूरे देश में आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं। बोलते हाँ मैं अपने मर्द को लेकर आती हूँ बात, वो अपनी बीवी को लेकर आया, उसने नेगोशिएट किया, कहते हाँ कर सकते हैं। जितनी भी बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशन हो रही थी, उस औरत से हो रही थी। मेघालय एक नारी प्रधान क्षेत्र है, जितने शॉपकीपर्स हैं सब औरतें, मर्द या घर पे होते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, कुछ लोग नशे में होते हैं, मतलब वहाँ भी वो भी एक बहुत बड़ा मेनेस है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये एक चीज़ देखने को मिली थी कि हमने क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया जो पूरे बाकी हिस्से हैं जो भारत के, उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। ये एक आई ओपनर था मेरे लिए वहाँ पर शूट करने के लिए। और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट किया, जैसे वो फिल्म में भी आता है ना कि तुम लोग इंडिया से हो, वो वाला जो एक सेंटिमेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट में दिखता है। तो वहाँ से इंटरेक्ट करते हुए कुछ आपको एक्सपीरियंस पता चला कि व्हाई डू दे फील, सम ऑफ देम फील लाइक दिस, इज इट बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सपोजर, यूनिटी, या वो कुछ पॉकेट्स में ही है, कुछ मूवमेंट्स में ही है? ये ना एंड्रिया से मुझे पता चला था कि हमने ना एक बहुत होमोजेनस, हमने एक उनको स्टीरियोटाइप कर दिया नॉर्थ ईस्ट को कि ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। जितनी डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, मतलब उतनी डाइवर्सिटी शायद पूरे भारत में उतनी वहीं पे होगी। ट्रू, इतना डाइवर्स है नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो भाषा को लेकर है या फिर रिलीजन को लेकर है, एक ट्राइब का अपना हर एक का एक प्राइड है, वो भी है। तो आई थिंक वो वहाँ पर देखने को मिला। आपका सवाल क्या था अगेन? सवाल यही था कि उन लोगों से इंटरेक्शन में आपको वो चीज़ समझ में आई? इंटरेक्शन ये समझ आई, खासकर एंड्रे मुझे एनलाइटन करती थी पहले तो इन चीज़ों के बारे में। बाकी जब असम में गए तो वहाँ पे लोकल जो क्रू उनका क्रिकेट खेलता था मैं। अच्छा, काजीरंगा में शूट कर रहे थे? काजीरंगा में शूट कर रहे थे। तो बात ये है कि जब भी आप फिल्म शूट करना चाहते हैं, जब तक आप उस माहौल के साथ एक नहीं हो जाते, वहाँ के लोगों के साथ एक नहीं हो जाते, तब आपको वहाँ का फ्लेवर आप स्क्रीन पे दे ही नहीं पाएंगे। जो ऑफकोर्स मैं तो एक एज एन आउटसाइडर वहाँ पर शूट करने, या फिर कैरेक्टर भी मेरा बाहर का है, लेकिन फिर भी जहाँ शूट कर रहे हैं आप, ये जोशुआ का जो कैरेक्टर है जिसका नाम अमन है फिल्म के अंदर, अंडर कवर कॉप का, वो अयान रंजन से अलग यही होगा कि वो अगर उनसे एक हो जाए। तो ये एक मैं सोच समझ के, सर ने मुझे काफ़ी पहले बुला लिया था उधर,
अच्छा। जी। और ये बाय डिफॉल्ट बाय मतलब एजेंडा के साथ नहीं, ये तो मतलब मजे में मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अचानक वहाँ की भाषा सुनने को मिल रही है, बाद में पता लगा मैं गाली दे रहा हूँ क्योंकि वो आप जो क्रिकेट खेलते हैं कोई शॉट गलत लग जाए, वहाँ से एक आवाज़ आती थी, तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया। कहते सर आप वो गाली है मत भूलिए। मैंने कहा अच्छा, हर एक भाषा की पहले गाली सीखी जाती है इसका मतलब। एक्चुअली या Andrea, same question. We are talking about the tone of Anek. What are your observations when people interact जो अलग अलग रेस के लोगों से, अलग अलग स्टेट के लोगों से हैं? क्या एक्सपीरियंस रहे और क्या होना चाहिए? Because people who are watching this, they are also from different region, religion, race. जैसे आयुष्मान ने बोला कि आपने कुछ कुछ इनको इनलाइटन किया, ऐसे अनुभव को भी कुछ कुछ बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है टाइप से। I think one of the main things that this film is trying to tackle is obviously discrimination and racism. And I think that's prevalent not just in India but all around the world. Before anything, empathy and humanity has to come first. And you know, because I am from the Northeast, I was like very at home while shooting, and you know, in Shillong or Assam, I'm quite familiar with all the places. So I didn't have any sort of like eye-opening experience क्योंकि मैं शिलोंग में भी 2 साल you know I was in school और ऐसा था। लेकिन I think the main thing we should take from this is that it's not just about the Northeast. इतना सारे you know communities in India itself, they go through the same thing, you know, like insurgency and racism, and there's so much discrimination. So I think that's what kind of sensitized me personally, is that not just you know being the victim constantly, but also having the empathy to like I would say open arms to outsiders in the Northeast. You know, also there are so many tourists and so many other people who study in the Northeast as well. I think it's to kind of relay the same empathy that I would like to receive when I come out. क्योंकि हर ऑप्रेस्ड कहीं ना कहीं ऑप्रेसर बनने की भी बड़ी कोशिश करता है। भीड़ में सब चौड़े हो जाते हैं, जो आपकी अगली फिल्म में आएगा अभी, आई एम होपिंग। मैं तो वापस मैं देखिए वो मैं भी आपसे और पूछ सकता हूँ कि थोड़ा कि इनसे पूछूं कि अच्छा कॉस्ट्यूम को लेके क्या रहा, अब आप और कौन सी फिल्में करेंगे, जो पूछा भी गया होगा आई एम श्योर कई इंटरव्यूज़ में। बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट द कोर मैसेज ऑफ दिस, जिससे कन्विंस हो कि भाई आयुष्मान ने तो बहुत फिल्में की हैं, एक और फिल्म कर रहे होंगे, पर थोड़ा एक बिलीफ भी तो प्लेस करते होंगे ना, हर फिल्म में नहीं कर पाते होंगे। इनके साथ सबसे ज़्यादा बिलीफ मैंने प्लेस किया अब तक अनुभव सर के साथ, खासकर आर्टिकल के बाद क्योंकि मुझे पता है आर्टिकल की इन्होंने स्क्रिप्ट जब मुझे सुनाई थी तो सबसे पहले बहुत ही कच्ची स्क्रिप्ट सुनाई थी। फिर उसके बाद एक जब लेवल पर रीच हुए थे तब मुझे लगा कि सर इसको गो हेड करना चाहिए, और वहाँ से लेके वहाँ तक स्क्रिप्ट पहुँची वो अलग थी। सो इसमें भी मैंने आई थिंक अपना अग्रीमेंट फर्स्ट ड्राफ्ट में दे दिया था कि आई वाज सो एक्साइटेड, लेकिन आखिरी ड्राफ्ट तक हमारी काफ़ी इंटरेक्शंस हुई थी तो मुझे लगा सर ये नैरेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है, तो आपकी उंगली पकड़ के मैं चलूँगा, आप यू द मास्टर क्राफ्टमैन, आप ये कश्ती संभालेंगे। किस तरह से क्या रहता है राइटिंग प्रोसेस? जैसे आपने बोला कि दीपक से बातचीत हो रही थी तो सोचा कुछ, फिर यू रीड अ लॉट अबाउट द रीजन, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हुई, फिर आपने ये सब भी पढ़ा होगा कि अच्छा आइजक मुइवा गुट के साथ जो बातचीत हो रही वो कहाँ फेल हुई, दूसरे नागा गुट कहाँ पर आए, तो क्या होता है सिस्टम उसका? पढ़ा ये अब क्या होगा, आप नॉर्थ ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स का अगर जब इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको 17वीं 18वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। तो वो जैसे जैसे, और आप जितना पढ़ते हैं उतने अनपढ़ हो जाते हैं आप। तो पढ़ते गए पर एक सीमा पे जाके लगा कि नहीं अब फिल्म के स्कोप के बाहर आ गया मैं, तो वहाँ पे फिर रुक गए। इस दौरान लिखे भी गए कई ड्राफ्ट्स, जब पढ़ रहे होते हैं तो आप लिख भी रहे होते हैं। अच्छा, मैं और मेरे दोनों को राइटर्स, यश कौन है, नाम बताइए। यश केसवानी और सीमा अग्रवाल। पहली दफा उन्होंने आपके साथ फिल्म लिखी है? यश वाज वन ऑफ द राइटर्स ऑफ 10। He goes back a long way. हाँ, वाओ। सीमा के साथ नहीं काम किया पहले कभी, अभी यश और सीमा साथ में काम करते हैं। कैसे तय करते हैं अनुभव कि अच्छा इनके साथ लिख, क्योंकि ये बड़ा जटिल प्रोसेस है। आपने कभी ऐसा किया है? रोचक के साथ आपने बहुत कोलैबोरेट किया है जी कि दो लोग एक आइडिया पे एक साथ काम कर रहे हैं और एक एक लाइन पे कन्विंस होना है, एक एक म्यूजिक नोट पे कन्विंस होना है, वो कैसा होता है? ऐसा नहीं होता कि आदमी एक एक सुर पे कन्विंस होता है, वो एक
मेलोडी पे इस प्रकार की मेलोडीज, इस प्रकार की धुनें, इस प्रकार के राग हमको पसंद आते हैं, इस प्रकार की रिदम पसंद आती है, तो ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से। राइटिंग का ये प्रोसेस है। म्यूज़िक का प्रोसेस अलग है, पर एक चीज़ है कि आपको एक आदमी को देना पड़ेगा कमान कि आप यू आर टेकिंग द फाइनल डिसीजन, जो ये लेते होंगे राइटिंग में। और म्यूज़िक में रोचक फाइनल डिसीजन लेता है गाना तो मैंने तो बाकी म्यूजिकलिटी जो है, कॉम्पोजिशन है, सो ही डिसाइड्स। मैं अपने इनपुट्स दे सकता हूँ, हमारा राइटर गुरप्रीत है, वो इनपुट्स दे सकता है, बट इवेंचुअली इट्स हिज डिसीजन। ही इज अ म्यूजिशियन, लेजेंड म्यूजिशियन। मैं तो एक्टर हूँ जो थोड़ा बहुत गा लेता हूँ मेरे हिसाब से। तो एक डिसीजन मेकर होना चाहिए टेक्निकली। इट्स ईजियर लाइक दैट। ऐसे ही रहता है। हाँ, मतलब ऑल्सो मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, तो नॉर्मली वीटो मेरी तरफ आ ही जाता है मेरे खाते में। अच्छा, हमने सेंसर पे बात की। कुछ एक्टर्स यहाँ पे नहीं है, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे इनकी फिल्मों में लोग कहेंगे यार कितना कॉफ़ी पिला दी है कि तारीफ किए जा रहा है। थोड़ी और मिले तो अच्छा है। हैं? मुझे पानी चाहिए। हाँ, पानी दे दो पानी दे दो भैया। तो क्या कॉफ़ी भी चाहिए? हाँ, मुझे पी लो गुरु, अभी actually आपको वहाँ 3 घंटे। मुझे वॉशरूम जाना बड़ी जल्दी जाओ से। फिर। आसपास है क्या ये कोई? कैमरा रोलिंग है, ये सब जाएगा। इट्स राइट देयर। तुम्हारा रूम या 2 रूम छोड़ के। कोई है क्या? अभी आया मैं। इसको ऑफ कर देना, नहीं तो नहीं, हम लोग चालू रख रहे हैं। आपका बंद कर देंगे। तो आप सुसु करते हुए बोलना मत ना। हाँ, पर बाकी तो आवाजें आवाज़ आएंगी को ना। रिकॉर्ड करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते। फ्लश की आवाज़ आएगी, वो रिकॉर्ड हो इंटरव्यू जाएगी। चल रहा है अभी। कोई बात नहीं, पानी तो ले है। अब ये बातें तो क्या पानी नाम है तो आ गुरु सकता है। आपका? सुदामा। सही सुना, बहुत मुझे प्यारा पता था नाम ये आने वाला रिएक्शन। ये बहुत प्यारा नाम है। तो आप ऐसे आयुष्मान के साथ कितने साल से हैं? 5 साल से। तो ये क्या काम करते हैं भाई साहब आपके साथ? पूरा आपके? अच्छा, बढ़िया। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कुमुद भाई हैं, है ना, या मनोज पावा हैं, जैसे यू मेंशन मनोज पावा, तो एक लोग और कुछ कॉमेडी गुलगुले समोसे उस टाइप की बातें होती हैं ना, बहुत अलग रोल होता है उनका। जैसे हमने उधर आर्टिकल में भी देखा कुमुद भाई का, इन सबका रोल। आप इंटरेक्ट करते हो क्योंकि आपने थिएटर भी किया है और दे आर इंस्टीट्यूशन, तो आपकी इन लोगों से कैसी बातचीत अरे होती कमाल, मतलब बहुत ही दोस्ताना एक रिलेशनशिप है हमारा, बहुत खास रिलेशनशिप है। और अच्छी बात अनुभव सर का ये बात अनुभव सर की अच्छी है कि वो अपने दोस्तों के साथ काम करना चाहते हैं, हमेशा अपनी दोस्ती को आगे रखते हैं वो। कुमुद मिश्रा, मनोज पावा बार बार रिपीट किया जाता है। मनोज पावा खासकर, क्योंकि वो कब से सी हॉक्स कब से शूट कर रहे हैं, Yes. तब से उनका नाता है मनोज पावा से। अनुभव ने ही डायरेक्ट किया है सी हॉक्स। हाँ एग्जैक्टली, Used to be लेजेंडरी a cult, है ना? और फिर मुल्क में मनोज पावा, आर्टिकल 15 में मनोज पावा, थप्पड़ में कुमुद मिश्रा थे। बहुत प्यारा रोल किया। और वैसे तो कुमुद मिश्रा मुल्क में भी थे। हम्म। और वो जो जज वाला जज सीन है साहब, हाँ। वो रीशूट हुआ है सारा, आपको पता है? हाँ। आपको पता होगा, 2-3 दिन में उन्होंने खत्म किया है। कितना प्यारा काम जज का मुंबई किया में ही सेट लगा के हाँ, वही। वापस से और पूरा। जो वो सहजता लेके आए हैं उस कैरेक्टर के अंदर, जितने प्यार से एक्सप्लेन किया है, वो मतलब आपके दिल में बैठ जाती है बात। तो उसी तरह से हमारे एक और पांडे जी हैं, सुशील पांडे, हाँ ना? उनको भी दोबारा इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल के बाद अनेक में। सेट पे इस तरह का खूब इंटरेक्शन रहता था कि अच्छा सर आपने वो फिल्म की थी, या वो कुछ बता रहे हो कि ये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंटरेक्शन कैसा होता है? कभी कभी हम खाने की बात कर रहे होते हैं बस, कि सबको खाने का शौक है वहाँ पे। वो ऊपर से शुरू होता है अनुभव सर से। तो हम सब खाने के शौकीन है, तो खानों की बात हो रही है, कुछ और बात चल रही है, जोक शेयर हो रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है साइड पे। तो वो दोस्ती का माहौल रहता है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ बहुत ही गहन बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बात कर रहे हैं या फिर फिल्मों की बात कर रहे हैं, नहीं। एंड ये जो बॉन्डिंग होती है सेट पे, जैसे आपने और इंडिया ने साथ में काम किया, ये कितनी, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि यार वो पैकअप होता है, प्रमोशन होता है, उसके बाद कभी अगली किसी फिल्म की कास्टिंग में साथ हूँ तभी वो इंटरेक्शन होता है ज़्यादातर केसेस में। ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपकी किस तरह की बॉन्डिंग हो जाती है उस इंसान से। हर कोई इतना बिजी है, साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहा है, वक्त भी कम मिलता है। एक तो पहले तो फैमिली के साथ कम वक्त मिलता है, तो आप कहते हैं कि समय मेरा तो फैमिली के साथ ही बिता लीजिए। हाँ यार, सेट पे भी साथ थे, अब पार्टी भी नहीं के साथ। वही, पर कुछ हैं ऐसे कुछ ऐसे जैसे आपके मुंबई में कोई दोस्त बने हो जो
किसी फिल्म में मिले हो? मतलब मैं जैसे सीमा पावा के घर बहुत बार जा चुका हूँ, उनके घर, मनोज जी और सीमा पावा के। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, उनको बड़ा शौकीन। वो पालक गोश्त खाया मैंने, साग गोश्त खाया मैंने उनका। साग गोश्त कमाल है वो। तो वो वाला प्ले भी देखा है? प्ले भी देखा मैंने। अरे यार क्या बात है, किचन का था। किचन का। जी जी जी। दमदमा केशा के शूट के टाइम पे स्पेशल क्रू के लिए किसी के फार्म हाउस पे जाके क्रू के लिए प्ले कर दिया और खाना खिला दिया सबको उन्होंने। ये हुआ था। अरे वाह। या ऋषिकेश। सीमा पावा के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कभी आप कास्ट करिएगा, मनोज को तो बहुत किया है, तो ध्यान रखिएगा उनको किचन के आसपास नहीं फटकने देना है। बरेली की बर्फी में हम सीन शूट कर रहे हैं, सीन शूट करते करते दही की सब्जी बना दी, कुछ कर दिया उन्होंने। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो खा रहे हैं सब वही। वो लाइट सेट हो रही है और एकदम सबको छींके आने लगी। हाँ तो उन्होंने छींके क्यों आनी, बोले किसी ने किचन में कुछ छोंक दिया है। क्या छोंक दिया? तो सीमा पावा ने तो सीन के बीच में सब्जी छोंक दी। एंड्रिया, आपके लिए ये पूरा शूट का एक्सपीरियंस कैसा था? आपने और भी बाकी एक्टर्स से इंटरेक्ट किया होगा, बट यू वेरी क्यूरियस, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, आपने पहले एक्टिंग नहीं की है, सो यू आर आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। सिर्फ अनुभव से सवाल पूछ रही थी या बाकी से भी पूछ रही थी, या बाकी लोगों को ऐसा था अच्छा ठीक है शी इज देयर? You can be brutally honest. No, I think more than curious, I think I was scared and nervous because obviously, Ayushmann is, like one of the biggest celebrities and one of the best actors in India. And of course, we have Sir Anubhav Sinha, who is like so well established and well reputed for his work. So, I was really nervous, or I was just 18 when I got cast. So I had no idea what to expect. I had never acted before, or like, ye moka, like it just came, like that. So I was very scared, and of course ये बहुत unconventional role है, क्योंकि ये सिर्फ मैं acting का नहीं है, like I play a boxer, so I had to learn how to box. So there was like I put myself in like a very Strict diet? Yeah, not a strict diet, but in like a lot of pressure basically. So but it was a completely different story on set. I had a very comfortable and I had a very good time. Everyone on set, they made sure that I was comfortable enough so that I could do my best, so I could perform my best. So it was a very good experience. ऐसा रहता है जैसे हम लोग घर में कोई पार्टी होती है ना, बहुत अलग अलग सबसेट के दोस्त आए, तो एज अ होस्ट हमें लगातार ध्यान रखना पड़ता है, यार ये थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस तो फील नहीं कर रहा, ये चुप है, तो इसको कैसे इन्वॉल्व करें। तो ऐसा कुछ आपको रहता है, क्योंकि आप सब तो फिल्म वाले हो, ज़्यादातर लोगों के साथ आपकी एक लंबी इक्वेशन भी, जो हम लोग अभी आप सुसु ब्रेक पे गए तो बात कर रहे थे कुमुद के साथ, मनोज के साथ। हम इसकी दुनिया में थे, ये अपनी दुनिया में थी ना। अगर हम लोग ये फिल्म मान लो हरियाणा में शूट कर रहे होते, तो शायद हमें ऐसी फीलिंग आती कि अरे इसका ध्यान रखो, ये बेचारी लोनली फील कर रही होगी। इनके तो दोस्त फैमिली आते रहते थे शिलोंग में। No, but लेकिन Every day there was some friend of yours who was for busy sure. हो गया। But even before we started shooting, like when I was still preparing for the role, like Sir made the effort to call me to Diwali parties, or so that I would get well acquainted with everyone at the office. So I would like start having like a. I think it was only during a birthday. Birthday पे हमारा bio bubble था, so I got flowers for कि देखो birthday पे कोई wish करने नहीं आया, तो wish तो करो कम से कम। हाँ, मेरा birthday. So we were on bio bubble. COVID का टाइम था। कोविड में शूट कर रहे थे? हाँ। कहाँ पे? वहीं काजीरंगा और शिलोंग। नागालैंड में शूट नहीं किया, क्या वजह रही? तो जिस किस्म की टेरेन चाहिए थी वो मुझे काजीरंगा में पसंद आई बेस्ट। उसका कोई राजनीतिक कारण नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था वहाँ पे, एक आदमी था ऐसा जो हमारी शूटिंग को फैसिलिटेट कर सकता था। वहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ता होगा ना कि लाइन प्रोड्यूसर और वो सब चीज़ें, स्ट्रक्चर जो एक आपको बेसिक चाहिए होता है कहीं भी नई जगह शूट के लिए, वो उपलब्ध है कि नहीं? हाँ, ज़्यादातर शूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बॉम्बे से ही गया था, लेकिन क्या होता है ना, जब इस प्रकार की आप फिल्म शूट कर रहे होते हैं तो एक आर्टिकल 15 में भी जिस एपिसोड के पर फिल्म बनी हुई थी, वैसा एक एपिसोड उस इलाके में पहले हो चुका था, कानपुर के पास ही बदायूं में। तो लोग मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं ना कि उसका कुछ एजेंडा, फिल्म बन रही है, क्या बन रहा है, उनको तो नहीं पता होता आप क्या कर रहे हैं। तो उन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली इस फिल्म में, कि आप नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी पे फिल्म बना रहे हैं, या उनके इंसर्जेंसी पे तो नहीं, उनके कॉन्फ्लिक्ट पे, उनकी बातों पर आप उनको मिसरिप्रेजेंट भी तो कर सकते हैं ना, जाने अनजाने। So you had any local support who can supervise the script कि नहीं ये बहुत ऑफ हो गया है? नहीं। हाँ, जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारा इतिहास पढ़ा, ये सब उनकी,
और उसके अलावा फिर मैं वहाँ के बहुत सारे स्कॉलर्स को ढूंढा, मैंने उनको मिला, तो मैंने उनको स्क्रिप्ट पढ़ाई। मतलब एक न्यूयॉर्क बेस्ड स्कॉलर थे जो नॉर्थ ईस्ट पर काम करते हैं, उनको पढ़ाई स्क्रिप्ट। और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट जानते हैं, समझते हैं, उनको पढ़ाई स्क्रिप्ट कि भाई पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। सोशली थोड़ी इनएक्यूरेसी फिर भी आप बच के निकल सकते हैं क्योंकि 7 राज्य हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं हो सकते। तो मैंने स्कॉलर्स को पढ़ाई स्क्रिप्ट और मैंने कहा कि कोई भी समस्या हो तो बताइए। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें मतलब ज़्यादा नहीं, सबने बोला कि इसमें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी देखिए, आप पॉलिटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट होने की बात कर रहे हैं। व्हेन आई अनाउंस्ड इन माय न्यूज़ रूम दैट आई एम गोइंग टू इंटरव्यू यू ऑल, तो आर्टिकल 15 का एक जिक्र आया और उसका क्रिटिसिज्म भी उस चीज़ का बहुत हुआ है। और ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि फिल्म को इतना गहराई से देखा जा रहा है कि कोई सीन बहुत खटक रहा है लोगों को। तो आर्टिकल 15 के उस सीन की आलोचना होती है कि एक तो इन्होंने अंग्रेज़ी में, हमारी सहयोगी ने भी शब्द लिखा था, क्या था, मेल, हाँ, एक तो मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स दिखा, और दूसरा जो लोगों ने कहा कि दलित ऑपरेशन को आप दिखा रहे हैं लेकिन अंततः जो अयान का किरदार है वही उस बच्ची को गोद में लेके आ रहा है, जो साथ में दलित कॉप था वो भी लेके आ सकता था। ये आपके राइटिंग प्रोसेस को, जैसे ये आलोचना आप तक पहुंची होगी आई एम अज्यूमिंग, तो ये कैसे अफेक्ट करता है? हाउ डू यू प्रोसेस दिस? मेरे एक दोस्त ने बोला मुझसे, फिल्म मेकर दोस्त ने, तो मैंने कहा हाँ तू बना ना, जिसमें एक दलित आदमी लेके आएगा बच्चे को। 5000 साल पुरानी समस्या है ना, एक ही फिल्म में सब सॉल्व कर दूं? तुम बनाओ, 500 फिल्में बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो तुम बनाओ जिसमें आखिरी शॉट में एक दलित आदमी लेके आ रहा होगा उसको। मेरे को अभी ये समझ में आई, मैंने वो बनाई। उसके बाद भी बनाई क्या किसी ने हिंदी सिनेमा में जिसमें दलित आदमी लेके आ रहा हो गोद में? तो क्या होता है, एक मुझे इस बात से नाराजगी भी होती है। हालांकि मेरी पीठ थपथपाने वाले लोग ज़्यादा हैं आर्टिकल 15 के लिए, और ये सवाल पूछने वाले कम लोग हैं। नहीं भाई, ऐसे भी तो हो सकते हैं जो पीठ भी थपथपा रहे हैं और इसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। हाँ वैसे नहीं, उन्होंने कि तू ये भी कर सकता था भी बोला, पर मुझे किसी एक कॉन्क्लेव में मुझे हैकल भी किया गया। अच्छा, हाँ, विच इज फाइन। क्या हैकल किया गया मतलब? कि मतलब ब्राह्मणी हीरो क्यों अच्छा, होना आपकी था? मंशा पे ही पूरा सवाल उठा दिया हाँ, गया हाँ। फिल्म बनानी है। फिल्म को रिजेक्ट किया और मंशा को रिजेक्ट किया। तो ब्राह्मण हीरो इसलिए क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि कास्ट कैसे एग्जिस्ट करती हाँ, है। वो एक डायलॉग है फिल्म में कि कभी ना कभी तो ब्राह्मण को भी कीचड़ में उतरना पड़ेगा ना। और ब्राह्मण से मतलब यहाँ सिर्फ एक कास्ट ग्रुप से नहीं, वो सब जो हायरार्की में कहीं भी किसी भी ढंग से, इफ यू आर अ मेल, इफ यू आर अ ब्राह्मण, इफ यू आर नॉर्थ इंडियन, बहुत सारी चीजें। जो राजनीतिक फिल्में होती हैं ना यार, वो आपके विचारों का बाउंस बोर्ड होती हैं। आप जो फेंकेंगे वो टकरा के आएगा वापस, और आप जितनी जोर से फेंकेंगे उतनी दूर तक जाएगी वापस बॉल। तो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से, किस स्लैंट से देख रहे हैं उसको। तो इस पर बातचीत हो सकती है। मतलब मैं बाहर नहीं जाता, मेरी अपनी यूनिट में इस बात को लेकर के दो मत थे। उस शॉट को लेकर के मेरा अपना कैमरामैन ना, उसने ऑलमोस्ट बोल रहा था कि मतलब तुम शूट कर लो, मैं नहीं शूट करूंगा ये शॉट। अच्छा, वो इतना, वो बहुत गोरा है लेकिन बहुत पॉलिटिकल है, मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स समझता है। तो उनका क्या मत था कि ये वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स, तो विच द होल वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ। एंड आप देखो ना हॉलीवुड की फिल्मों में पुराने समय में एक अश्वेत व्यक्ति का वो रोल होता था जो हमारे यहाँ मुसलमान का रोल होता था, अंत में जान दे देता है वो, टू प्रूव देयर लॉयल्टी। हाँ, अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, टोकेनिज्म था एक प्रकार का। पर उस टोकेनिज्म को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट लोग सोच तो रहे थे उस बारे में कि भाई कुछ एफर्ट की ज़रूरत है। उनका एफर्ट कम हो सकता है, गलत दिशा में हो सकता है, बट उस एफर्ट को लेके एक विचार था। तो यार देखो, मैं प्रिविलेज सोसाइटी से आता हूँ, प्रिविलेज क्लास को बिलोंग करता हूँ। मैंने वो कष्ट नहीं झेला है जो एंड्रिया ने झेला है या किसी एक दलित ने झेला है। मैंने वो जिया नहीं है।
तो मैं कभी भी उतना एक्यूरेट तो बना ही नहीं सकता जितना झेलने वाला बनाएगा। मैं आ रहा हूं, मदद कीजिए, कोई गलती हो गई हो तो बता दिए चुपके से, जुलूस मत निकालिए उसके लिए, क्योंकि वो मेरी मंशा नहीं थी। आप फिल्म देख के समझ सकते हैं मेरी मंशा कुछ और थी। पर आपकी मंशा जरूर दिख रही है अगर आप जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो। वो आप पर छोड़ता हूं मैं, आप तुम पर नहीं, आप पर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक आखिरी राजनीतिक सवाल, देन आई विल कम टू एंड्रिया एंड आयुष्मान। एक तो अनुभव सिन्हा 2.0 की खूब बात हो रही है, भाई ने भी की, अपन ने भी की, है ना। फिल्मों की पॉलिटिक्स की, नुआंसेस सबकी बात हो रही है। एक ट्विटर पे भी अनुभव सिन्हा है, काफ़ी एकदम फैंटम टाइप के, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिक्रिया देते। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो वो उतना मैनेज हो गए, रिएक्ट नहीं करते हैं, इज माय वर्ड आपको। लेकिन कई रिएक्शंस मिलती होंगी तो आई एम श्योर उसमें ये भी होती होगी। नहीं, मुझसे जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो ऐसा नहीं कहते, वो उल्टा ये कहते हैं कि वापस आओ। हाँ, ट्विटर पे। और मेरा ऐसा कोई बहुत राजनीतिक डिसीजन नहीं था कि मैं ट्विटर पे हूँ या ना हूँ। ट्विटर पे तो हम नए नए आए थे, मैं उस वक्त रावण बना रहा था, तो ट्विटर करके एक चीज़ आई थी, तो हमने भी अकाउंट खोल लिया। फिर सब लोगों को पता चला ये शाहरुख खान के साथ पिक्चर बना रहा है, तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए बहुत सारे। अच्छा। हाँ, तो वो सब हुआ। लेकिन ट्विटर को लेके हाँ, फिर कुछ राजनीतिक राय भी रखने लग गया उसके ऊपर मैं। फिर वो समकालीन सीमा के पार भी जाने लग गया मैं, और उसको लेकर के कभी वाहवाही भी होती थी, कुछ लोग डराते भी थे, कुछ डरते भी थे। वो सब मेरे मतलब कंसिडरेशन के बाहर था। एक दिन मैं ऊब गया वहाँ पे। लोगों, ट्विटर क्या है, एक कमरा है ना जिसमें बैठ के आप लोगों से बातें करते हैं, और खिड़की में भी कुछ लोग हैं जो आपको सुनते हैं। तो मैं कमरे वालों से बोर हो गया। मुझे लगा इस कमरे में ये सारी बातें करके कुछ होना वाला नहीं है। आपके एक दोस्त हैं सुधीर मिश्रा, उन्होंने हमको बहुत बरस पहले इंटरव्यू में एक बात कही थी। उन्होंने कहा यार, फिल्म मेकर को ना जो बोलना है ना, वो अपनी फिल्मों के जरिए बोले, ये मुझे बेस्ट लगता है। ये सुधीर भाई का कहना था। उनको मैं गुरु मानता हूँ, तो बड़ा भाई भी मानता हूँ, लेकिन इस बात से मेरी ना इत्तेफाकी है। डिपेंड करता है कि आप किस समय में जी रहे हैं। कभी आपकी जिम्मेदारियां आपकी कला से बाहर भी जा सकती हैं। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत, सार्वकालिक नहीं हो सकता वो बयान। हाँ, ये उस काल में एग्जिस्ट करेगा कि जब आपको, शायद गांधी जी लॉयर थे ना भाई, तो वकालत भी करते रहते और थोड़ा बहुत अपना ट्विटर पे भी करते रहते कुछ काम, 2-4 सभाओं में चले जाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सूट उतारना पड़ेगा, बस धोती पहननी पड़ेगी, खद्दर बुनना पड़ेगा। तो वो उनके जीवन से बाहर, अपने स्वयं के पूरे जीवन से बाहर निकल गई थी जिम्मेदारी। तो वो गए। आयुष्मान, आपके ऊपर ये रहता है, मतलब आपसे मेरा मतलब कि चूंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग पूरी एक्टर बिरादरी, इतना कुछ स्टेक पे है, ज़रा सा किसी को कुछ बुरा लग गया तुरंत आदमी पिटीशन फाइल करने लगता है, हमारे ईश्वर को आहत कर दिया, हमारे महापुरुष को आहत कर दिया। अभी जैसे एक आंदोलन चल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान टाइटल में आगे सम्राट क्यों नहीं लिखा है। एक दूसरी लड़ाई चल रही है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे कि गुर्जर थे। इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं ना, महापुरुषों को क्लेम करने की एक लंबी स्ट्रगल चल रही, सब चल रहा है कि यार इतना कुछ स्टेक पर है, तो कुछ भी गलत नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो पॉलिटिकल हो। ये ऐसे प्रेशर रहता है। ऐसा है कि एज अ पर्सन, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत नॉन कन्फ्रंटेशनल हूँ, बट एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत कन्फ्रंटेशनल हूँ। एक विरोधाभास है मेरी ज़िंदगी का, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ऑल्टर ईगो जीते हैं हम कलाकार होते हुए, और हम कलाकारों का, उनको हर चीज़ का नहीं पता होता। हमारा, जैसे सुधीर भाई ने बोला है कि अपने कला के ज़रिए आप कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो सही तरीका है मेरे लिए। और जय सर ने बोला कि अगर आपको इसमें घुसना पड़ेगा तो पूरा घुसना पड़ेगा, आपको खद्दर डालकर ये नहीं कभी चलो ठीक है आप अपना ओपिनियन देना, आज दे दिया कल नहीं देंगे, आज देते हैं आज मैं बिजी हूँ आज नहीं दे सकता। इट्स अ फुल टाइम जॉब।
नहीं, पर वो भी आपकी चॉइस हो सकती वो भी आपकी चॉइस हो सकती है। क्योंकि उसमें भी वॉट अबाउटरी आती है कि 84 में कहाँ थे, बिल्कुल तब क्यों चुप बिल्कुल थे? बिल्कुल व्हाट अबाउटरी आएगी। तो मेरी फिल्में अगर मैं करता हूँ, सर के साथ जैसे फिल्में की हैं तो, या फिर कोई और सोशल मुद्दों पर पिक्चरें की हैं, तो एक ओपिनियन तो है। मैं कन्विंस हूँ तभी कर रहा हूँ। हाँ, मैं कन्विंस्ड हूँ, अंदर से आ रहा है, एक एम्पैथी है, तभी मैं कर रहा हूँ। लेकिन ट्विटर पर करके अगर मैं किसी का विरोध करूंगा या किसी चीज़ को बोलना चाहूँगा, उसका कुछ मुझे लगता नहीं कुछ फ़ायदा होगा, जहाँ तक मुझे पूरी नॉलेज ना हो। अभी भी मैं बोलता हूँ मैं सीख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, LGBT कम्युनिटी के बारे में फिल्में कर दी, अभी भी सीख रहा हूँ। तो मुझे पूरी नॉलेज है ही नहीं, मैं उस जगह से आया ही नहीं हूँ। अब जैसे आपने वो वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स की बात की थी, हमारे इस बार मुझे लगता है सब बॉक्सेस टिक्ड हैं, रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है एंड्रिया के होते हुए इस फिल्म के अंदर। और इस फिल्म के अंदर मेरा बैक सीट भी है। असली हीरो नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है, डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा है, तो सेवियर कॉम्प्लेक्स शायद आपको इसमें ना नजर आए। तो सर भी इवॉल्व हो रहे हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ सोशियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ भी कहिए इन्हें, लेकिन मैं भी खुद इन्वॉल्व हो रहा हूँ एज अ कलाकार। अच्छा, ये था जैसे आयुष्मान ने जिक्र किया कि जब मैरी कॉम आई थी तो इस बात की बहुत आलोचना हुई थी कि मैरी कॉम मणिपुर से हैं और उनके किरदार को प्ले करने के लिए आपने प्रियंका चोपड़ा को एंगेज किया, आपने वहाँ के एक्टर, ऐसा कुछ था सबकॉन्शियसली कि जहाँ का किरदार है वहीं के एक्टर्स हों? हाँ, मतलब लेकिन ये व्यक्तिगत चुनाव है, वो उस निर्देशक का ये चुनाव था। मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि कास्टिंग आपने कितनी की? नॉर्थ ईस्ट के लोकल एक्टर्स को लिया है उसमें? मतलब मैं नॉर्मली इस बात का कैजुअली भी जवाब दे देता हूँ कि मैंने की, हाँ मैं ही बोलता हूँ अंत में। पर इस फिल्म के लिए जो मुकेश ने किया, मुकेश जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, छाबड़ा, वो अद्भुत है, अद्भुत से थोड़ा ज़्यादा है। एक फिल्म के 80, 85, 90% लोग एक्टर्स नॉर्थ ईस्ट के हैं और उसकी पूरी एक टीम मुसलसल घूम रही थी 7 स्टेट्स में। अच्छा, बाकायदा वो स्काउटिंग हो रही थी सारी? क्योंकि वहाँ सिनेमा इंडस्ट्री या एक्टिंग या थिएटर का बिजनेस उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, उतना कुछ नहीं हो रहा है। तो ढूंढना हो रहा है, थिएटर हो रहा है, लेकिन वो बहुत लोकलाइज्ड हो रहा है। तो वहीं पहुंचा फिर इवेंचुअली मुकेश और ढूंढ के लाया। पर ये आइडो के रोल के लिए तो ये कभी डिस्कशन भी नहीं हुआ। अच्छा, वो शुरू से ही लॉक था कि एंड्रिया विल डू दैट? हाँ, मतलब वो कुमुद ने खाली एक बार एक मजाक किया था, उसको स्क्रिप्ट मैंने पढ़ाई थी। कुमुद का छोटा सा ही रोल है फिल्म में, तो कुमुद पढ़ के आया था, बोला मुझे मिलना है, तो उसको बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट पे मुझे मिलना है। तो उसने कहा सर मैं जो वांग नाव का रोल है, तो कहेगा मैं थोड़ा बहुत लग सकता हूँ ना ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं लग सकते, क्योंकि सोचना भी मत, ट्राई भी मत हाँ, करना। वो बड़ा अच्छा रोल है। और फिर वो पता नहीं कहाँ से मुकेश ढूंढ के लाया, उसको इस फिल्म का शुक्रिया है। तो हमें बहुत सारे नए एक्टर्स भी मिलने वाले हैं, इंक्लूडिंग एंड्रिया। तो अभी क्या प्लानिंग है? जैसे एंड्रिया, अभी ये फिल्म रिलीज हो रही है, पीपल आर गूगलिंग अबाउट यू, आपके प्रोफाइल हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, तो और ऑफर आ रहे हैं अभी फिल्मों के? क्या किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं? और वो जो हम लोग देखते हैं कैसे जो हीरो हीरोइन लोग होते हैं उनके साथ क्या क्या होता है? भाई साहब बता रहे थे, एक स्टाइलिस्ट, एक बॉडीगार्ड, एक बाल वाला, एक मेकअप वाला, क्या क्या आपको तो ज़्यादा पता होगा। यही है तो वो सब अभी आपने रख लिया है, और एक PR वाला? Not yet. But it's interesting that you brought that, like what kind of roles are coming in. Because as far as I've seen, there are many talented actors from the northeastern region, of course. And I've just noticed that these actors, though they have so much talent, they're kind of put into these stereotypical boxes or those same roles again and again. They're made to play, and very rarely having any major characters in any film, or and I would like to see a film or a character that casts a northeastern person or someone from my region where their ethnicity is not the focal matter. हाँ, मतलब माहिम या बांद्रा के पुलिस स्टेशन का SHO हो सकता है ना, एक नागालैंड का लड़का है, वो मुंबई में पला बड़ा, वो SHO है। Yeah, but with the thing is, I mean, वो बड़ा स्ट्रेंज है, सॉरी तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ। डैनी साहब 70s से काम कर रहे हैं,
और डैनी साहब ने उस ब्रिज को तोड़ दिया था कि वो माहिमिया बांद्रा में थानेदार बन गए थे वो। पर वो एक समय के तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि ऑडियंस ऐसा प्रिपेयर्ड है ऐसा करने को। हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग, वी वांट दैट। तो अब ये जिम्मेदारी अंततः आके हमारे ऊपर ही गिरती है, फिल्म मेकर्स के ऊपर, कि उसको नॉर्मलाइज करें कि भाई ये हिंदुस्तानी चेहरा है। तो अगर जैसे कभी होता है ना, मेरे बेटे के दोस्त आते हैं तो उसमें एक सरदार आ जाता है, तो वहां पे किसी भी नेशनल इंटीग्रेशन की सोच के तो मेरे दोस्त ने दोस्ती नहीं करी थी। वो तो एक सरदार था। जिस दिन हम एक सरदार को इसलिए कास्ट करना बंद कर देंगे कि एक सरदार की जरूरत थी, हाँ, या कॉमिक रिलीफ की जो स्टीरियोटाइप है इस तरह के, जिस दिन हम ये करना बंद कर देंगे कि भाई अच्छा एक अच्छी एक्ट्रेस चाहिए और नॉर्थ ईस्ट की एक्ट्रेस है, चलो खत्म हो गई बात। श्लोक नाम है आपके बेटे का जी। अभी आपने एक फोटो डाली इंस्टाग्राम पे, वो गाउन नाउन पहने, कोई डिग्री मिली उनको? हाँ, ग्रेजुएट हो गया वो। हाँ, लिबरल आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर लिया उसने, पढ़ा लिखा बच्चा हो गया वो। वो भी फिल्मों में आएंगे क्या? कुछ इरादा जाहिर किया है उन्होंने? मीडिया के आसपास से तो गुजर रहा है वो। अच्छा। मैंने उसको छोड़ दिया है। मैं उसको काफ़ी पहले, जब वो हाई स्कूल में जब सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहा था ना, तब मैंने उसको बोल दिया था कि मैं तुम्हारे सब्जेक्ट भी चूज़ नहीं करूँगा, तुम करो। तो फिर अभी 2 साल पहले तक उसने, एक आध 2-3 साल पहले कुछ एक्टिंग भी बोला था, फिर अपनी बात करता। वो लिखता बहुत अच्छा है। अच्छा। भाषा अच्छी है उसकी, और उसकी एक्सप्रेशन अच्छे हैं, वो रिश्तों की लेयर्स अच्छी समझता है। तो अब इसके बाद लिटरेचर पढ़ने जा रहा है, तो देखते हैं। लिखने से याद आया, ताहिरा इतना रेगुलरली लिख रही हैं, उनकी बुक्स आ रही हैं, आपको नहीं लगा कि मेरी भी कविताओं की एक किताब आ जाए? हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो आपका एक ब्लॉग मिला है ना, बहुत पहले लिखते बहुत पहले का, एकदम इतनी जल्दी से डिसोन कर रहे हैं कि तो नहीं, उसमें डिसोन नहीं, मतलब काफी टाइम से अपडेट नहीं किया है। काफ़ी नहीं, हम आपको एग्जैक्ट बता दे रहे हैं, हम स्क्रीनशॉट लेके आए, काहे से हमको एक कविता बड़ी पसंद आई उसमें है, अर्ध निर्मित, ये 17 जून 2012 कविता है। ओहो, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए भाई साहब। तो आपने बंद कर दी कविताएं लिखना? कविताएं नहीं, कपलेट्स लिख देता हूँ आजकल। कविता लिखने का वक्त ही नहीं मिलता अब। हाँ। मैं चाहता हूँ वक्त निकले, वक्त पहले तो गाने बनाएंगे, उसके बाद कविताएं आएंगी। तो कभी ऐसा नहीं तायरा ने इनकरेज किया हो कि भाई तुम भी अपनी सब कविताएं कंपाइल करके वो नहीं करेंगे इनकरेज, क्योंकि कि साल में तो 3 फिल्में करता हूँ, 6 महीने घर से बाहर होता हूँ, तो कहें बस करो भाई और काम मत करो। तो एक बैलेंस लाइफ जीना भी ज़रूरी है। हाँ, ये आपने सुनी इनकी कविताएं? हाँ हाँ, 2 फिल्में बनाई हैं मैंने। नहीं नहीं, इनकी लिखी हुई कविताएं। हाँ हाँ, सुनी है इन्होंने। मैं, अगर आप ये थोड़ी सी पढ़ सकें, पढ़ते भी बहुत बढ़िया है। काफ़ी वक्त नहीं पढ़ता, ठीक हूँ, लिखता भी ठीक हूँ। मॉडेस्टी जी। ये अर्धनिर्मित, हाँ, 17 जून सन 2012। अर्धनिर्मित, यहाँ कोई मित्र नहीं है, कोई आश्वस्त चरित्र नहीं है, सब अर्धनिर्मित हैं। अर्धनिर्मित इमारतें हैं, अर्धनिर्मित बच्चों की शरारतें हैं, अर्धनिर्मित ज़िंदगी की शर्तें हैं, अर्धनिर्मित जीवन पाने के लिए लोग रोज़ यहाँ मरते हैं। अर्धनिर्मित है यहाँ के प्रेमियों का प्यार, अर्धनिर्मित है यहाँ मनुष्यों के जीवन के आधार। आज का दिन अर्धनिर्मित है, ना धूप है ना छाँव है, मंजिल के डगर से विपरीत चलते पाँव हैं। अर्धनिर्मित सी सेहत है, न कभी देखा निरोगी काया को, न कभी दिल से कहा अलविदा माया को। हमारी अर्धनिर्मित सी कहानी है, अर्धनिर्मित हमारे युवाओं की जवानी है। हम रोज़ एक अर्धनिर्मित शैया पर लेटे हुए एक अर्धनिर्मित सा सपना देखते हैं। उन सपने में अपनी अर्धनिर्मित आकांक्षाओं को आसमानों में फेंकते हैं। आसमां को भी इन आकांक्षाओं को समेटकर अर्धनिर्मित होने का एहसास होता होगा, क्योंकि ये आकांक्षाएं हमारी नहीं आसमान की हैं, वैसे बिल्कुल जैसे अर्धनिर्मित गाथा तुम्हारी और आयुष्मान की है। मतलब एंडिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है, उससे आधी तक ठीक है। ऐसा होता है जब आप पुराना काम देखें कोई, तो जैसे इनके आए, मैं तो बहुत क्रिंज करता हूँ वैसे तो, मतलब आपने पढ़ा दिया आपने, पर लुक एट हिम। 10 साल हो चुके हैं, मतलब इससे ज़्यादा बढ़ चुका हूँ आगे में। सर जैसे बोलते हैं, इनका सर का टेस्ट भी एक बहुत ऊपर है। सर अपने आप को कभी नहीं मानते, इतना अच्छा लिखते हैं, नहीं मानते। कविताएं लिखते हैं सर, लिखते हैं बहुत बढ़िया। देखिए, आपने एक चीज़ तो, हमारा आपका जब गुजरात चुनाव के दौरान परिचय हुआ था, हम लोग लाइव कर रहे थे रात में, आपने कमेंट किया, किसी ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो कितना बड़ा आदमी तुम्हारा लाइव देख रहा है। तब हम लोग बिल्कुल नए थे, अभी भी नए हैं। तब से एक चीज़ तो तय हुई थी कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कैमरे के सामने भी और कैमरे के बाद भी।
क्या अनुभव सिन्हा कविताएं लिखते हैं? नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? कोशिश करता हूँ। कैसा आदमी? अरे तो हाँ हाँ लेट हिम, हाँ। तो कविता बन पड़ी नहीं आज तक कोई। कभी नहीं सुनाई किसी को? लोग पढ़ सुन लेते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ उसको बात समझ के। रिलक्टेंट पोएट हैं? नहीं, बहुत ईगर पोएट हूँ, पर मुझसे पोएट्री होती नहीं। अच्छा पोएट नहीं। मैं तो आपके दफ्तर में जब एक बम्बई में आया था तो वो एक शायर बैठे हुए थे। शकील भाई? हाँ, तो आप तो इतने शायरों उन सबकी सोहबत में भी रहते। नहीं, वो तो है, पढ़ता बहुत हूँ शायरी और कविताएं। केदारनाथ सिंह भी पढ़ता हूँ और नागार्जुन भी पढ़ता हूँ और फैज़ भी पढ़ता हूँ और मोमिन भी पढ़ता हूँ, लेकिन जाहिर है लिख नहीं पाता। यार हम आर्टिकल 15 के टाइम पे इन्होंने कविता सुनाई थी, बहुत बढ़िया थी। मैंने एक कविता लिखी थी जो थप्पड़ में है, उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अमृता प्रीतम की एक पंजाबी कविता थी जो कुमुद रिसाइट करता था। तो फिर वो इवेंचुअली क्या हुआ, रिलीज के 4 दिन पहले पता चला उसके राइट्स नहीं मिल रहे थे और हमारे ऊपर मुकदमा हो जाता। तो मुझे रातों रात वो कविता निकालनी पड़ेगी। तो वो सीन शूट हो गया, एडिट हो गया, 4 दिन बाद रिलीज है। तो मैंने कुमुद को, मैं दिल्ली में था उस दिन, तो आपने उसका क्या तर्जुमा किया था? इसी होटल में था मैं। हाँ, तर्जुमा नहीं किया। फिर मैंने उस पंजाबी में पढ़ी गई एक कविता को हिंदी में लिखा, कुछ ऐसे कि वो फिर भी लिपसिंक हो। भावानुवाद? भावानुवाद नहीं, ओष्ठानुवाद। हाँ, ओष्ठानुवाद। ये कभी नहीं सुना मैंने शब्द, ओष्ठानुवाद। ओष्ठ इज ओष्ठानुवाद। तो वो किया। अरे ये बड़े कमाल की करते हैं। इनका हमने एक वीडियो देखा है इनके बचपन के दिनों का। इनके एक और भाई हमारे साथ काम करते थे, तो ये बचपन में डांस कर रहे हैं तब भी बंदा इतना भयानक लिपसिंग कर रहा है। तो वो कविता थी, मैंने आंचल का अंबर बनाया, मुझे याद नहीं है अभी। अरे क्या, मैं फिर गूगल करना पड़ेगा, सुना दो भाई साहब। नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं और तापसी यहाँ थे, हम लोग प्रमोशंस के लिए आए हुए थे और मैंने अच्छा, हम वो निकाल के अलग से लगाएंगे फिर। हाँ, वो एक कविता मैंने लिखी है। अच्छा देखो, ये जो साथ में अमला आया है जो टाइम कीपर है, उनने इशारा कर दिया कि अब रैप अप करो, तो अब वक्त बहुत कम बचा है ना? बाइक रैली पे जाना है, वो हाँ, बाइक अंधेरा हो रैली में जाएगा। जाना है। बस ये बता दो भाई साहब, अनेक पर खूब बात हुई, भीड़ कब तक हम उम्मीद करें? भीड़ इनकी अगली फिल्म है 18 नवंबर। उसमें राजकुमार और भूमि वगैरह हैं? जी। 18 अच्छा, डेट लॉक है। अच्छा, तो Announced जब भीड़ पे बात करेंगे, है ना? फिर आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है अनुभूति के साथ, डॉक्टर जी। उसकी रिलीज डेट कुछ लॉक हुई? अभी कितना शूट रह गया है? 2 दिन का पैच वर्क पड़ा है। पैच वर्क थोड़ा बताएंगे दर्शकों को, कई लोगों को पता नहीं होगा कि पैच वर्क क्या होता है। वो फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि कहीं तार और जुड़ सकता है, तो फिर उसके लिए हम 2 दिन एक्स्ट्रा शूट कर लेते हैं, एक सीन एक्स्ट्रा शूट कर लेते हैं। अच्छा, तो वो पैच वर्क होता है। और डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप ने लिखी है, डायरेक्ट की है, और वही अक्टूबर नवंबर रिलीज होगी। और उसके बाद एक्शन हीरो है, आनंद एल राय प्रोड्यूस कर रहे हैं और अनिरुद्ध अय्यर डायरेक्ट कर रहे हैं। जो उनके एडी रहे हैं। जी जी जी, वो जयदीप दिसंबर, वगैरह भी हैं साथ में? जी जयदीप के साथ में दिसंबर 2 को है वो। यही अगले 2 रिलीज? जी जी जी। आपकी तो अभी और तमाम फिल्में और वेब सीरीज आएंगी। मैंने आपसे सवाल पहले भी पूछा था, अभी कुछ इंक्वायरी शुरू हुई है आपसे कि नहीं? I would rather not answer. ये देखो, ये शऊर सबसे पहले सीख गई कि एनडीए साइन है तो जिक्र। अरे इन लोगों से देखो ना, इन्होंने थोड़ा थोड़ा तो बता दिया ना। आप नाम मत बताओ, इतना बता नहीं, दो। लेकिन पहले I need a break. I need to go home and I need to like unwind because ये मेरा पहले फिल्म है, like first ये time आदमी 2-2.5 साल doing से काम करा रहा है। हाँ, first time doing promotions and everything, so I just need to, it's been overwhelming and it's been a great journey, but I think I need to get back to my roots back home. आपने ये बातचीत सुनी, कई लोगों को बातचीत हमेशा की तरह अनुभव से ना आते हैं तो ऐसी गड़बड़ कर देते हैं, बेढप सी लग रही होगी, पर मुझे लगा कि कुछ ऐसे पहलुओं पर बात हो जो अमूमन फिल्म के एक रेगुलर इंटरव्यू में नहीं आ पाते हैं, चाहे वो कास्टिंग की बात हो, लोकेशन की बात हो, शॉट्स के बीच में इंटरेक्शन की बात हो। मेरा काम नहीं है किसी फिल्म का प्रचार करना, पर हमेशा लीक पे चला जाए ये ज़रूरी नहीं है। अनुभव सिन्हा की पिछली फिल्मों को देखकर लगता है कि अनेक देखी जानी चाहिए। आप में से जो लोग ललन टॉप लगातार देख रहे हैं वो इस चीज़ की ताकीद कर सकते हैं कि जानना बहुत ज़रूरी है मान करने के लिए। तो अगर आपको भारतीय होने पर मान है या आप करना चाहते हैं तो भारत को जानिए। वो नक्शे पर खिंची एक लकीर नहीं है, वो इसके लोग हैं। लोग मुल्क बनाते हैं, तो उन लोगों को जानिए तो आप अपने विरोधाभासों से मुक्त होंगे और
अनेक को सेलिब्रेट कर पाएंगे। अनुभव सिन्हा, एंड्रिया, आयुष्मान, आप तीनों ने इतना वक्त दिया और अपने ज़हन की हरकतों को थोड़ा बहुत साझा किया। यू शेयर्ड योर थॉट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते रहिए ललन टॉप।